one of the most influential philosopher, Immanuel Kant. His contribution is so massive that I personally do not feel that हम philosophy को समझ सकते हैं. Hello friends, today we'll have a discussion on one of the most influential philosopher, Immanuel Kant. His contribution is so massive that I personally do not feel that हम philosophy को समझ सकते हैं बिना उनके जाने, बिना उनके ऊपर डिस्कशन किए. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ये इतने महान हैं? क्या ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है? उनसे पहले भी उनके बाद भी हमारे पास काफी अच्छे फिलोसोफर्स आए हैं जिन्होंने समझाया है दैट हाउ टू थिंक, व्हाट इज एक्चुअली रियलिटी, सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रुथ. इंडियन फिलोसफी में तो काफी बहुत महान फिलोसोफर्स रहे हैं. वी डू हैव कपिला, वी डू हैव कपिला, गौतमी, पतंजलि, कनाडा, जेमिनी. बहुत सारे हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स हैं. वेस्टर्न फिलोसफी में वी हैव एल्बर्टस मैग्नस, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, रेने डेकार्ट. सो जॉर्ज हेगल, डायलेक्टिकल थिंकर्स, हेर्मेनिस्टिक थिंकर्स. तो हमारे पास बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं. ऐसी कौन सी नई बात थी जो इमैनुअल कांट ने की और समझाई? आज उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे. So Immanuel Kant was a German philosopher. He was writing in 17th century. 17th century में क्या हो रहा था? What was happening in 17th century? So we know कि chaos था, एक social order जो पहले place था, it collapsed. एंड आई थिंक कि जब तक डिसऑर्डर नहीं होता है तो सोशल ऑर्डर भी क्रिएट नहीं होता है. सो व्हेन कांट वाज राइटिंग, ही वाज राइटिंग ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट फेज. कांट को अक्सर एनलाइटमेंट फिलोसोफर के नाम से भी जाना जाता है. सो द डिस्टिंक्टिव पॉइंट व्हिच इमैनुअल कांट हैज गिवन टू अस, he has separated philosophy from religious understanding. Immanuel Kant ने scientific analysis को morality के साथ जोड़ दिया. In academic language, if I would say, he understood morality, philosophy by using positivist approach. What is positivist approach? Positivism is a philosophy which says that in order to understand our society, social world, we need to apply empirical methods, scientific methods. अब morality को एक religious ideas के through जो morality हमारे पास पहले से समाज में थी, उसमें हम scientific analysis करके philosophy create कर रहे हैं. This is what Immanuel Kant has done. So he separated religion and state. He separated morality and has given a wonderful dimension to know our actions. Okay. So see, philosophy की starting हुई कैसे है? ये भी थोड़ा समझना की जरूरत है कि philosophy start कैसे हुई. So we know that we human beings, जो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य पहले है क्यों? कार्ल लिनियस हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमिस्ट, उन्होंने हमें किस कैटेगरी में रखा है? हमको एनिमल कैटेगरी में ही रखा है. सो वी नो वी हैव लॉट मेनी थिंकर्स, एरिस्टोटल इज वन ऑफ देम, हु सेज दैट वी आर अ सोशल एनिमल. सोशियोलॉजी इस बात को अच्छे से बताती है दैट वी ह्यूमंस आर एनिमल्स. अब हाउ वी बिकम डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज, फ्रॉम अदर एनिमल्स? बिकॉज ऑफ our ability to think critically. इसी की बात कार्ल मार्क्स ने भी कही है.
Karl Marx, in his analysis of society, is not simply talking about dialectics, contradictions, class struggle. He is saying that humans are having ultimate potential, which no other species is having. हम इंसानों में, हम मनुष्य में एक बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है. वो क्या है? कुछ भी एक्शन करने से पहले वो हमारे दिमाग में उसकी प्लानिंग हो जाती है. ओके, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम डिजायर्स. ओके, it's not only because of some desires we are eating or we are having gratifications. अर्ज है, लेकिन सोच समझ के, प्लानिंग करके हम इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं. जानवरों में ऐसा नहीं होता. लाइक जानवरों में वो उनको रिप्रोड्यूस करना है तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे हैं. So this is what we have to understand, that humans are different not only because of their physiological and physical characteristics. So we are not different only because we have this ability to walk on our two limbs. We are bipedal. एक हम homo, we have a erector posture, we have opposable thumbs. Okay, we do have a language or speech capabilities. So ये सारी चीजें हमको दूसरे जानवरों से फिजिकली दूर करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो मानवता का कैरेक्टरिस्टिक है, जो हम जिसकी वजह से हम बहुत ही प्राउड के साथ कहते हैं ना, हम इंसान हैं. कभी आप अक्सर चलते हुए देखोगे रास्ते में, मुझे तो अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं, इतना घमंड, एज इफ कि पूरी दुनिया इन्हीं की है और ये कुछ बादशाह हैं और ये चल रहे हैं और हम लोग बस इनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाए, कायनात पूरी खड़ी हो जाए उनके आगे. सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है. ओके, सो एरोगेंस, हैविंग जेलेसी, ये सब इंसान ने खुद क्रिएट करी है. व्हाट मेड अस डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीशीज? एंथ्रोपोलॉजी में तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है, इट इज एम्पैथी. मार्गरेट मीड ने भी इसको बात कही है कि सिविलाइजेशन की, मानवता की जो शुरुआत हुई है वो एम्पैथी, फीलिंग, इमोशंस के साथ हुई है. ओके, सो ये कुछ मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी है टू अंडरस्टैंड कि फिलॉसफी स्टार्ट कैसी हुई है. ओके, सो इन 17th century व्हेन इमैनुअल कांट इज राइटिंग, तो फिलॉसफी का अच्छा खासा एक होल्ड था. नाउ इमैनुअल कांट इज समवन who have brought clear distinctions on philosophy. He brought a very important imperatives, categorical imperatives, okay, to understand what is right and what is wrong. So उन्होंने क्या किया, कुछ laws produce करे. Okay, he said that in order to understand society, philosophy, we must have some principles, some rules. And this is a broader argument laid by positivists. Positivists like Auguste Comte, Saint-Simons, Emile Durkheim, they all are arguing in order to have stability in society, in order to have peace in society, in order to maintain equilibrium in society, what do we have to do? We need to become rational. Rationality के साथ हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं. तो ये जो पॉजिटिविज्म, जो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविज्म रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो इट इज गोइंग टू बी यूनिवर्सल फॉर एवरीवन. फॉर एग्जांपल, न्यूटन का जो लॉ है, ग्रेविटी का जो लॉ है, या फिर हम इतने फिजिकल लॉज को पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर फिजिकल वर्ल्ड. वो ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि भाई न्यूटन के जो लॉज है वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के लिए सही है, हमारे इंडिया में इसका कोई महत्व नहीं है. ओके, अगर अर्थक्वेक होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ कोलाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, उसके कुछ रीजंस है, वो हमारे लिए भी उतने ही ट्रू है. सो इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटोग्राफी, इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटोग्राफी ऑफ अर्थ, तो अगर लेयर्स ऑफ अर्थ को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज सेम. तो ये जो एक यूनिवर्सैलिटी है वो अप्लाई करी है इमैनुअल कांट ने. ओके, इन ऑर्डर टू गिव क्लियर फिलॉसफी. ओके, तो ये सबसे ज्यादा आप लोगों को समझने की जरूरत है. सी, वी ऑल नो दैट हाउ इट इज हाईली क्रूशियल फॉर अस टू हैव conceptual clarity on philosophy.
ओके आप अगर फिलोसोफर्स को अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको एथिक्स में हेल्प करेगा, वो आपको ऐसे में हेल्प करेगा, वो आपको एक सोचने, एक अच्छी तरीके से सोचने में हेल्प करेगा. इट एक्चुअली हेल्प यू to articulate any phenomenon going on, whatsoever you are observing, whatsoever you are writing in highly critical manner. So किसी भी थिंकर्स को आप सिर्फ रटो मत. ओके कि कोई भी आपको समझा रहा है यहाँ पे अच्छा कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स है, उनके ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, इमनुल कांट वेस्टर्न फिलोसोफर है, वो ये बात कह रहे हैं, एरिस्टोटल ये बात कह रहे हैं, प्लेटो ये बात कह रहे हैं. आई थिंक कि यूपीएससी की जो जर्नी है उसको आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए, और इस जर्नी को एंजॉय करने के लिए ये जितने भी फिलोसोफर्स हैं, स्पेसिफिकली माय पर्सनल फेवरेट इमैनुअल कांट, इनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए. क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं. तो जब आप इस तरीके से बातें करने लगते हैं इन लोगों से, तो आपको ये बहुत डिफिकल्ट नहीं लगती है. सो आज इसको कोशिश करेंगे इमैनुअल कांट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने के लिए. ठीक है, तो आंसर लिखना कैसा होता है, कैसे आप अपने नोट्स बनाओगे. तो इमैनुअल कांट लिखा, उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लिखा, कुछ एक दो पॉइंट्स जो रेलिवेंट हो सकते हैं हमारे आंसर्स के लिए, वो हम लिखेंगे. तो इमैनुअल कांट, so he was born in Königsberg. So it was in Germany. Nowadays it is a part of Russia, right? So he published his first part, Critique of Pure Reason, okay, in 1781, and he represents deontological ethics. For him, a right action consists only in an action that is ruled and justified by a rule or principle. इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी प्रिंसिपल, क्या बात वो कह रहे हैं. So it was a rational and autonomous conformity of one wills to see right, the universal moral law. Okay, and this was his book, Foundation of the Metaphysics of Morals. ऐसा हम समझ सकते हैं इमैनुअल कांट के कुछ बुक्स हम which you can just can write, and then this is what we say, morality. So he is talking about nature of imperatives, goodwill, the notion of duty. So this is what Kant's concepts, जिसमें आपको clarity होनी चाहिए. Goodwill क्या है, nature of imperatives क्या है, the notion of duty. So Kant is saying about goodwill. So only thing that is good without qualifications. Other goods like intelligence and health can be qualified. Goodwill is good by virtue because it is the will to follow the moral law. Now, what is moral law? Moral law क्या है? कौन सी वो रूल्स हैं जो आपको समझना है? In order to understand Kant philosophy, categorical imperatives, सबसे पहले कुछ की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए. जैसे मैंने भी बताया, the nature of imperative, goodwill, actions, morality. So वो रूल क्या है, right? So let's just see. In a moment I'll talk. The notion of duty. तो आपकी कुछ moral duty है, okay? आपके ऊपर कुछ responsibility है. Distinction between I want and I am, I should. Moral actions are not spontaneous. ठीक है, moral actions जो है वो बिल्कुल भी spontaneous नहीं है. If I see someone in need of help, I may be inclined to look the other way, but I will recognize that my duty is to help. It's my duty. कई बारी आप देखोगे, ये अक्सर होता है, मेरे साथ भी होता है, कई हमेशा होता है. आपको you need to have value relevance. जैसे मैक्स वेबर कहते हैं कि आपको रैशनल बनने के लिए क्या करना होता है, बार बार ही अपने अंदर झांकना होता है, अपने अंदर देखना होता है, अपने एक्शंस को एग्जामिन करना होता है. ये सही था, ये गलत था. नो, व्हेन यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च, जब आप फील्ड में जाते हैं एज अ रिसर्चर, आपको ट्रेनिंग देते हैं, राइट? तो जेएनयू में तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिली. तो वहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि किस तरीके से आपको बायसनेस हटाना है, राइट? तो ऑफन आपने देखा होगा, दिस व्हाट आई जस्ट वांटेड टू से, कि हम कभी कुछ अच्छा करते हैं, ओके? फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम गोइंग ऑन
इफ आई एम गोइंग ऑन द स्ट्रीट और कोई बेगर है या किसी की हमने मदद कर दी, तो हमारे ना अंदर एक बड़ा अच्छी भावना सी आती है, अच्छी आनी भी चाहिए, मतलब अच्छा लगना चाहिए, बट एक ना एरोगेंस भी आता है जब आप चैरिटी करते हैं, ओके, या आप कभी किसी की हेल्प करेंगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, हाँ मैं आज आज मैंने 10 रुपए दे दिए रास्ते में, आज कोई प्रॉब्लम में था तो मैंने उसको उसकी उसको ज्ञान बांट दिया, मैंने उसको बताया कि ऐसे करना है, मैंने अपने नोट्स दिखा दिए। तो यहाँ पे यू फील एज इफ यू हैव डन समथिंग रियली ह्यूज बिग टू हिम और हर। इमैनुअल कांट यही बात बोल रहे हैं कि भाई वो आपकी ड्यूटी है, आप इंसान हैं, आप जानवर नहीं है। अगर किसी को दर्द हो रहा है और आप उस दर्द में कुछ सहायता कर सकते हैं तो वो आप करेंगे, राइट? सो इट इज योर मॉरल ड्यूटी। तो आपने कुछ एहसान नहीं किया है किसी पे। अगर ये भावना अगर हम अपने अंदर लेके आ सकते हैं तो बिल्कुल तय बात है कि हम एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएंगे। किसी के दर्द से दर्द हो रहा है आपको, और अगर आप उसके दर्द में उसको हेल्प करने जा रहे हैं तो आप कुछ भी महान काम नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा भी महान काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी ये मॉरल ड्यूटी है, ऐसा इमैनुअल कांट हमको समझा रहे हैं। तो इसी को आपको समझना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन आई विल एंड आई शुड। सो इफ यू आर अ ह्यूमन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इंडियन फिलॉसफी में तो ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, कर्मा फिलॉसफी, रीना फिलॉसफी, आपके आसपास जितने लोग हैं उनका आपके ऊपर हक है, आपकी मॉरलिटी है, ठीक है? सो दिस इज वन पॉइंट विच यू हैव टू सी। नाउ nature of imperatives. So we have a hypothetical imperatives, categorical imperative. We'll discuss categorical imperatives. So hypothetical imperatives, if you want you out, the out or the duty is conditioned by your desires, wants and goals. So our goals are grounded in self-interest. Okay, so hypothetical imperatives. अब ये जो हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, ओके, एक उदाहरण के थ्रू इसको समझते हैं। सो उदाहरण ले लेते हैं, आइए, ओके। अब समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम्पल में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कैसे अप्लाई होगा, हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव कैसे अप्लाई होगा, ओके। सो हम ये बात कह रहे हैं कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, ठीक है? तो ये मेरा विल है, दैट आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। टू अचीव दिस गोल आई एम वर्किंग हार्ड, 10 to 12 आवर्स मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, सब कुछ त्याग दिया है, दुनियादारी सब छोड़ दी है, घर वालों से भी बनती नहीं है, अब हमेशा यही लगा रहता है कि अब UPSC क्या नोटिस निकाल देती है, अब सैट पे किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में क्या करें, कौन से टीचर के पास जाएं, कौन से गुरु को देखें, बहुत सारे आजकल गुरु हैं, ठीक है? तो किसकी बात माने किसकी बात नहीं माने, आज का तो चैलेंज यही है बच्चों के साथ। एनीवे, तो विल तो ये है कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, उसके लिए आप ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं, ओके, ऑनेस्टी के साथ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर हार्ड वर्क। अब आपके मन में क्या है कि मैं IAS ऑफिसर क्यों बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात है, एक आप जिस दिन आप रैंक 1 आ जाए, रैंक 1 तो छोड़िए, जिस दिन से आप लोग IAS ऑफिसर की तैयारी करने लगते हैं, एक अलग ही आप लोगों का स्टेटस बन जाता है। तो IAS ऑफिसर बनने के बाद और स्टेटस बन जाएगा आपका,
ठीक है। तो लेकिन हम ये सारी बातें नहीं मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि भाई हमको सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है और बस ये हमारा विल है, ये हमारा गोल है। हमको बस जॉब चाहिए तो हम अच्छी जॉब सोचे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सोचते हैं। सो दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग कि वी वांट टू डू। सो दिस इज व्हाई यू आर वर्किंग हार्ड। नाउ hypothetical imperative is what? Where your desires is bounded with your somehow it is surrounded with self interest. मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तो ये तो कहने की बात है कि कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ इंटरेस्ट है। ओके, स्टेटस मिलेगा और बहुत सारे पर्क्स हैं भाई, अच्छी सैलरी है, अच्छा घर है, स्टेटस, पावर, बहुत कुछ, इज्जत है। सबसे बड़ी बात तो इज्जत है। अब हाइपोथेटिकल इंपेरेटिव इज सिंपली सेइंग कि आपकी जो विल है और आप जो करना चाह रहे हैं, आपका जो एक्शन है वो सेल्फ इंटरेस्ट में बेस्ड है कहीं ना कहीं। ओके, अब इसमें वेरिएशंस डेफिनेटली हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से ही ओशो बन जाएंगे या इमैनुअल कांट बनेंगे, धीरे धीरे ही अंदर इवोल्यूशन होता है, हम धीरे धीरे ही इवॉल्व करते हैं। बट हमको सोचना है टू हैव लार्जर पिक्चर that I want to become an IAS officer as per analysis of categorical imperatives. कि if I become an IAS officer, how I'm going to contribute to a society because it's my moral duty. मैं इंसान हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई करने से जो हमारे समाज में वनरेबल सेक्शंस हैं, जो जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उनमें क्या मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। अब इमैनुअल कांट ने बहुत ही इंटेलिजेंट फिलॉसफी की है और उन्होंने बताया कि आप टेस्ट करो, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप जो आपका एक्शन है वो हाइपोथेटिकल कैटेगरी हाइपोथेटिकल है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो, या इट इज रियली ट्रूली ट्रू कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो उन्होंने कुछ टेस्टिंग्स भी बताए हैं कि आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, तो फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट सी कि हम सभी IAS ऑफिसर्स बनना चाहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। सो किस तरीके का एक समाज क्रिएट होगा। अब हमारे सिचुएशन में हम एक गरीब घर से आए हैं, हमने बहुत स्ट्रगल किया है, अब मैं IAS ऑफिसर बन गई हूँ, तो क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने बहुत परेशानी देखी है, सो डज इट मीन कि अब मुझको लाइसेंस मिल गया है कि मैं अपनी पावर और अथॉरिटी दिखाऊं या मैं करप्शन करूं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है सिचुएशन आपके हिसाब से सही हो रही है, बट वो यूनिवर्सली तो एप्लीकेबल नहीं हो सकती है। सो यही चीज इमैनुअल कांट ने एक्सप्लेन करी है, दैट यू हैव टू सी दैट योर एक्शन कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली। सो दिस इज व्हाट ही हैज एक्सप्लेन, और यहीं पे आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? सो व्हाट यू हैव टू सी हियर, सो दिस इज समथिंग न्यू व्हिच आई वाज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग। यहाँ पे आपको ये बात समझनी है दैट इमैनुअल कांट ने क्या किया है, कुछ एक प्रिंसिपल्स अप्लाई करे हैं, कैटेगरीज बताई है, हाउ ही हैज अप्लाइड दैट ऑन morality. Okay, so it's a rule that can apply universally regardless of your personal desires. So मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे एजुकेशन से मेरी जो भी मेरे पास पोटेंशियल है, मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरा जो नेचर है, उससे मैं मानवता पे कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। अगर मेरे किसी एक्शन से किसी का भला हो सकता है तो ये मेरी ड्यूटी है। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल डिजायर्स, सो इमैनुअल कांट इज सेइंग हाउ टू डिसाइड समथिंग इज मॉरली करेक्ट और नॉट। अब ये पता कैसे चलेगा कि मॉरली करेक्ट है कि नहीं? ओके, फॉर इंस्टेंस अक्सर पेरेंट्स को आपने देखा होगा, मैं भी एक पेरेंट ही हूँ, सो मैं भी अपनी डॉटर को काफ़ी डांटती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ। ओके, अब वी नो दैट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग दिस वन पर्टिकुलर पॉइंट कि डिस्कशन हो रहा है मॉरलिटी का, किस तरीके से हम इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस शाउटिंग ऑन चिल्ड्रन और ऑन एनीवन, चिल्लाना एक गलत
एक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इंटेंशन। आपका इंटेंशन कुछ भी हो वो गलत है। क्यों? ऐसे क्यों हम कह सकते हैं? ओके, लेट्स जस्ट से स्पैंकिंग। जब हम इंडिया में जब हम पेरेंटिंग करते हैं, ठीक है, सो हम डांटते भी हैं, मार भी देते हैं, थप्पड़ वप्पड़ ये सारी चीजें होती हैं। इस चीज का वेस्टर्न सोसाइटी में इसका बड़ा हंगामा मचा रहता है कि इंडियंस जो है अपने बच्चों को सही से पालते नहीं है, उनको मारते पीटते हैं, चिल्लाते हैं, ये वो। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा हाउ टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग। कल्चरल रिलेटिविज्म की बात है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग। अभी जो मैं पेरेंटिंग की जो बात कर रही हूँ, इसका ही एग्जाम्पल, हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्विकली। सो लेट्स जस्ट से शाउटिंग और स्पेंडिंग। अब इंडिया में अक्सर ये पाया जाता है कि ये अलाउड है, वेस्ट में इसको बड़ा हवा बना रखा है कि क्यों करते हैं ऐसा, राइट? अब यहाँ पे समझ में कैसे आए कि ये मॉरली करेक्ट होना चाहिए कि नहीं। अगर आप डेटास की बात करेंगे, अगर आप इफ यू टॉक ऑन द फैक्ट्स, यू नो दैट स्टिल इवन टुडे इन इंडिया, हम इंडियन पेरेंट्स चाहे बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मारे तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अगर डांटना, चिल्लाना, गुस्सा भी करते हैं, तब भी आज भी इंडियन चिल्ड्रन दे आर नॉट थ्रोइंग आउट देयर पेरेंट्स टू सम ओल्ड एज होम। आज भी इंडिया में हमारे जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जहाँ पे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा प्यार के साथ रहते हैं, उनको कभी भी अपने घर से नहीं निकालते हैं। वेस्टर्न में हालांकि ये कल्चर है कि भाई मारना नहीं है, पीटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। वहाँ पे आप ओल्ड एज होम का डेटा निकाल के देख सकते हैं कि वहाँ पे ओल्ड एज शेल्टर का क्या डेटा है। अब नाउ हाउ टू डिसाइड कि ये एक्शन सही है या गलत है। We have to apply categorical imperative as given to us by Kant. क्या ये जो एक्शन है, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब हम उसको मार रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्या ये यूनिवर्सली अप्लाई हो सकता है? इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा? मैंने अभी आपको बताया कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऐसा अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है। पेरेंटिंग में मारना पीटना होता भी है तो, लेकिन फिर भी बच्चा बड़ा होता है, हंसता है, खेलता है, कोई बात नहीं। लेकिन हम फिर भी ऐसा एक समाज नहीं बना सकते जहां पे हम एक बच्चे के ऊपर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक लॉ बन जाएगा, सो यू विल सी दैट एवरीवेयर चिल्ड्रन आर नॉट बीइंग ट्रीटेड नाइसली। क्योंकि ये एक और प्रिंसिपल है मोरालिटी का, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं इमैनुअल कांट, कि यू नीड टू ट्रीट अदर्स द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी ट्रीटेड। तो मुझको तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कोई मुझ पे चीखे या मुझको कोई मारे, ठीक है? तो वो यही चीज आपको उस छोटे बच्चे के लिए भी सोचनी है। और अगर हम एक ऐसा समाज बना लेते हैं जहां पे बिल्कुल हम अलाउ कर देते हैं मारो पीटो ये सब, तो क्या होगा? chaos होगा। Whereas, जैसे वेस्ट बात करती है या इंडिया में भी डेफिनेटली बात किया गया है कि बच्चों को चिल्लाओ मत, गुस्सा मत करो, उसको समझाओ, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन हो सकता है, यहाँ पे पीस मेंटेन हो सकता है। तो यही चीज नाउ वी कैन से दैट इट इज अ मॉरली करेक्ट एक्शन। So this is what you do have to understand. So when you are talking about philosophy, चाहे कितने ही डिफिकल्ट फिलोसोफर क्यों ना हो, चाहे उनकी थ्योरी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपने ये थोड़ी सी ट्रिक समझ ली, how you can apply it on your day to day life, these philosophers will become your friends. और कोई मुश्किल नहीं होगी आपको इनको एक्सप्लेन करने में, ठीक है? So this is what we should discuss in detail. So it's a golden rule. We need to apply that how these moral actions can be universally applicable. So how to decide something is morally correct, वो मैंने अभी just आपको समझाया. What if everyone did this action all the time? For instance, lying, झूठ, चोरी. अगर हर समाज में हर कोई लोग चोरी करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, तो किस तरीके का समाज बनेगा? ट्रस्ट टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम किसी के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, हम चीख रहे हैं, चाहे हमारा इंटेंशन कितना ही पायस क्यों नहीं है, ये गलत है।
दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आपको कैसा लगेगा अगर आपके ऊपर कोई चीख के बात कर रहा है? तो यही चीज आप लोगों को भी समझनी चाहिए, राइट? तो वी ऑल आर ह्यूमन, हम प्यार से भी बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम आप में है। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आप में है, फ्रस्ट्रेशन आप में है। आई एम अ सिंगल पेरेंट, मैं जब अपने बच्चे को समझा रही हूँ तो ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं व्हेन आई एम टीचिंग हर, व्हेन आई एम बीइंग विद हर, वो कुछ भी गलत काम कर रही है, वो करेगी, उसका नेचर है, वो बच्ची है। बट मैं उसके ऊपर अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रही हूँ, गुस्सा दिखा रही हूँ, बिकॉज यू नो इन रियलिटी आई एम वीक फ्रॉम इनसाइड। तो जब आप खुद कमजोर होते हैं, आप अपनी बात प्यार से समझा नहीं सकते, तो आप चीख के चिल्ला के अपनी कमजोरी को छुपाते हैं। आपका इंटेंशन ये कहीं से भी आपको इजाजत या आपको परमिट नहीं करता, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांट, दैट यू डू समथिंग व्हिच इज यू कैन नॉट एक्सेप्ट और यू विल नॉट लाइक फॉर योरसेल्फ। ओके, सो समझना क्या है यहाँ पे? समझना ये है कि अपने ही अंदर प्रॉब्लम्स को समझना है, देखना है। एग्रेशन कम किया जा सकता है, अगर आप चीख चिल्लाते हैं तो उसको कम किया जा सकता है। एक दिन का तो डेफिनेटली प्रोसेस नहीं है, आपको इस पे कोशिश करनी पड़ती है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू हैव टू अंडरस्टैंड। सो वी नो दैट दोज एक्शंस दैट रिलाइज ऑन समथिंग मे बी यूनिक टू योर सिचुएशन। तो हम गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने वाले ने हमारे साथ ऐसे किया, गलत किया, मैं कब से उसको ये काम समझा रही हूँ, वो ये काम नहीं कर रही है, जो भी है, ठीक है? तो वो यूनिक हो सकता है। गुस्सा करना, चोरी करना, मर्डर करना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सभी ये काम कर रहे हैं दुनिया में तो समाज में chaos पैदा होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड विद रिस्पेक्ट टू लाइंग। सो मॉरल as duties, universal principles that apply to everyone. So this is a golden rule. Treat others the way you want to be treated. Respect for humanity, autonomy and rationality. And also, Immanuel Kant is talking about emotional intelligence. Okay, so this is what he is saying कि जब आप कोई भी action या decisions लेते हैं तो वो भावना में नहीं होना चाहिए, वो emotions के थ्रू नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। क्या सही है, क्या गलत है, इमोशंस पे नहीं। क्योंकि मैं एक पोजीशन पे हूँ, लेट्स हैव दिस एग्जांपल कि दिस इज व्हाट इवन ऑल द थिंकर्स आर सेइंग। तो सारे ही फिलोसोफर इज एक्चुअली ट्राइंग टू मेंटेन अ सोसाइटी, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ह्यूमन सोशल थॉट, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो, मैक्स वेबर हो, इमानुएल डर्कहाइम हो, रेनेसांस के जितने फिलोसोफर्स हैं, रेने डेकार्ट हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने फिलोसोफर्स हैं, वो सब यही कोशिश करते हैं, आज भी यही कोशिश हो रही है फिलोसोफर्स के थ्रू कि किस तरीके से हम एक ऐसा समाज बनाएं जहाँ पे वी डू नॉट हैव एथनोसेंट्रिज्म, ओके, और जहाँ पे हम एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कर सकें, राइट? सो दिस इज व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रॉडली, ओके, विद रिस्पेक्ट टू कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स। कि कोई भी एक्शन जो गलत हो सकता है, जो गलत है, वो सबके लिए गलत होगा। तो यही एक पॉइंट है जो आपको समझना है। As I have said that you do have to bring some points how to make your notes. So this is a hypothetical imperative जो मैंने discuss करा. Then we have a categorical imperatives. So you do not have to make very huge points toward these philosophers. Just make very simple points. So it is divided into two formulas. So we have a moral law. So first formulation, act as if the maxim of your action were to secure through your will a universal law of nature. तो जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। सो मीनिंग एक्ट एज इफ इन योर विल यू वर डिफाइनिंग अ मैक्सिमम रूल फॉर ऑल टू फॉलो। तो आप एक ऐसा रूल बना रहे हैं, आप किंग है अपने किंगडम में, और आप कोई ऐसा रूल बना रहे हैं जहाँ पे हर कोई उस रूल को अप्लाई कर सके। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज। सो सेकेंड फॉर्मुलेशन, एक्ट सो दैट यू ट्रीट ह्यूमैनिटी whether in your person or that of another always as an end and never as a mean. See if your actions are using others or affecting others. In the meaning of never using them
एज अ मीन टू अचीव बट ऑलवेज एज एन एंड। अब ये फिलॉसफी क्या कह रही है? ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है। पहले तो आप किसी को यूज मत करें, आप किसी को बैड ट्रीट मत करें। अब एक सवाल ऐसा अक्सर उठता है कि व्हेन वी आर हैविंग सोशल इंटरेक्शन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या हम फैमिली में हैं या कहीं भी, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उस इंसान को यूज कर रहे हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, तो यू नो लेट्स जस्ट से कि आपस में आप नोट्स शेयर कर रहे हैं। ओके, तो आपका इंटेंशन क्या है बेसिकली? यहाँ पे Immanuel Kant is simply saying that your consciousness will tell you that whether your action is to use that person or it is just in the process. Definitely आप social capital बनाते हैं। Okay, तो let's just say कि इस क्लास में या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी किसी से दोस्ती होती है। अब दोस्ती हो रही है, अगर वो परेशान है या कुछ भी इशू है, तो डेफिनेटली मैं उनकी हेल्प करूंगी, राइट? अब क्योंकि वो मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड है, तो वो भी मेरी हेल्प करेंगी। मैं प्रॉब्लम में हूँ, फाइन। तो ये तो है कि ठीक है, बुरे वक्त में हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे दोस्ती ही इसलिए करी थी क्योंकि मुझे पता है 3 साल बाद, 4 साल के बाद मुझको शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मैंने इनसे दोस्ती इसलिए भी करी है कि मैं इनके साथ रहूंगी और इनको मैं वक्त आने में और जैसे भी मैं इनको यूज करूंगी। दिस इज रॉन्ग। ओके, सो दिस इज रियली रॉन्ग, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप दोस्ती नहीं कर रहे हैं। अक्सर आप लोग भी देखते होंगे ये चीज कि प्यार मोहब्बत होने के लिए फैक्टर्स क्या है? अट्रैक्शन तो चलिए होता ही है इस एज में, सबको खूबसूरत है, तो अब खूबसूरत कौन है ये भी यू नो इट्स देयर इन योर आईज। बट किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास पैसा है, फिर अचानक से आपको उस इंसान से प्यार होने लगता है। 2 दिन पहले उसको कोई प्यार नहीं था उससे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको कोई प्यार नहीं है, आप उस बंदे को या उस बंदी को यूज करना चाहते हैं। दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट इम्मानुएल कांट इज एक्सप्लेनिंग टू अस इन हिज सेकंड पॉइंट। आप डेफिनेटली आप इस सोसाइटी में अकेले नहीं रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है? ओके, सो इंटेंशन मैटर्स। और मैं डेफिनेटली इस चीज को बहुत अच्छे से मानती हूँ दैट कर्मा कम्स। आप जहां पे किसी को यूज करते हैं, जिस प्रकार भी यूज करते हैं, वो आपको पलट के आएगा, आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि यू नो यही भगवान की सृष्टि यही है कि भगवान आपको समझाएगा भी नहीं ना। कुरान में भी ऐसा है कि जब हम कुछ गलत एक्शंस करते रहते हैं, राइट, तो अल्लाह ताला क्या करते हैं? वो आपके दिल में काला दाग लगा देते हैं और वो इतना काला हो जाता है कि फिर आप सही और गलत में डिफरेंशिएशन ही नहीं कर सकते। आपके हिसाब से आपका एक्शन बिल्कुल ठीक है। ये बहुत बिल्कुल फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी, चाहे वो कुरान में हो, चाहे वो वेदास में हो, गीता में हो, ये बिल्कुल बात सच है। अदरवाइज हिटलर इतने खून थोड़ी ना करता। जिसने हिटलर ने इतना जेनोसाइड किया है, उसके हिसाब से इट वाज गुड। ही वाज हैविंग यूथेनिक्स, वो तो अपनी रेस बचा रहे हैं। सो यही समझना जरूरी है कि हमको लगता है हमारा एक्शन बिल्कुल ठीक है, क्या वो एक्शन ठीक है? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज व्हाट अ सेकंड फिलॉसफी। So see if your actions are using others or affecting others, in the meaning of never using them as a mean to achieve but always as an end. ठीक है? तो आप खुद से चेक करिए, अपने आप समझिए कि आपने किसी से दोस्ती इसलिए तो नहीं की हुई है क्योंकि आपको किसी को यूज करना है, या आप IAS ऑफिसर इसलिए तो नहीं बनना चाहते कि बाद में बहुत पैसा कमाना है गलत तरीके से। तो ये गलत है, ठीक है? हमको इमोशंस के बेस पे चीजें करनी चाहिए। डेफिनेटली जो रैशनल है, किसी भी तरीके से किसी का भी राइट्स को मत खत्म करो। ओके, तो अक्सर आप देखोगे कि जैसे कोई भी आपसे थोड़ा इंफीरियर है, चाहे वो एज में हो, चाहे वो क्लास में हो, और क्योंकि आप सुपीरियर पोजीशन में उसकी नज़रों में या खुद की नज़रों में, तो जो इंफीरियर पोजीशन में बंदा है या बंदी है, वो अक्सर ना आपकी गलत बात को भी सही कह देता है। ओके, अक्सर होता है, जैसे मेरी घर में मेरी डोमेस्टिक मेड है, राइट, सो वो 10 काम एक्स्ट्रा करेगी कभी कभी इन ऑर्डर टू लाइक नो मेक मी हैप्पी। आई डू नॉट अलाउ हर, मैं कभी अलाउ नहीं करती उसे। ओके, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत एक इंफीरियर पोजीशन में समझ रही है, और और क्योंकि मैं एक सुपीरियर पोजीशन में हूँ तो मैं उसको मे बी यूज कर जाऊँ, ये मुझको अक्सर डर रहता है, राइट? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट मी,
जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं, आप उसने थिंकर्स को पढ़ते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, तो आपके नेचर में एक चेंज आता है जो कि बहुत ज़रूरी है यूपीएससी की ट्रेनिंग करते हुए, उसकी प्रिपरेशन करते हुए वो चेंज आए. So I like to end my lecture on Immanuel Kant on this second formulation, and so this is this is a more like more or less important point which I have discussed, that you need to talk about what is free will, what is good action, how you will decide that your action is rational or not. Okay, so my rules, my life, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. You need to understand this point. सो अब ये लेक्चर खत्म करते हैं. सिर्फ एक पॉइंट में आई वांट टू जस्ट एंड दिस पॉइंट, दैट फेमिनिज्म के नाम पे काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स हैं, वो बोलते हैं माई रूल माई लाइफ माई चॉइस, ठीक है. एंड देन वो फेमिनिज्म के नाम पे आई बिलीव न्यूडिटी कर रही हैं. अब यहीं पे आपको कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव समझना है. देन व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज, आपको समझना है कि क्या आप तो, क्योंकि आप एक एक्ट्रेस हैं, जब आप ऐसे शॉट्स कर रहे होते हैं तो आपके बॉडीगार्ड्स आपके साथ हैं, राइट. और जब आप वॉक भी कर रहे हो, आप अपनी मर्सिडीज में, लैम्बोर्गिनीज में घूम फिर रहे हैं, आप सेफ हैं. लेकिन व्हेन यू आर डूइंग सच एन एक्शन, माई लाइफ माई चॉइस, माई आई एम फीमेल एंड जेंडर राइट्स, ऑल दिस फेमिनिज्म, हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, राइट. सो हम तो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं. नहीं, आप ये सोचिए कि आपके जो एक्शन है वो कोई 10 साल की, 12 साल की छोटे बच्चे भी, लड़कियां भी देख रही होंगी, एंड दे मस्ट नॉट हैव दैट सिक्योरिटी व्हिच यू हैव. एंड व्हेन दे ऑल आर पार्टिंग एंड व्हेन दे आर वेयरिंग सच व्हाटएवर क्लोथ्स व्हिच इज नॉट रियली सेफ फॉर देम, आई नो कि एक इंस्टेंट ये भी आएगा कि भाई आप लड़कों को समझाइए, आप अपना समाज ऐसा बनाइए. समाज एक दिन का प्रोसेस नहीं है, वो बनेगा. रियलिटी इज दैट when you are going in the night or in any time, and if you are not being careful, and if you are wearing a kind of clothes or anything which may attract to those who are definitely unsocialized, so आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है. so my rule my choice टाइप के जो एड्स होते हैं, क्या वो आप एक छोटा बच्चा या एक लड़की सड़क पे जाके वो कर सकती है जैसे आप मूवीज में करके दिखा रहे हैं, जैसे आप कपड़े पहन रहे हैं? नहीं, वो उसके लिए डेफिनेटली सेफ नहीं हो सकता. ये आप क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ यू डू हैव टू थिंक क्रिटिकली. डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो फिलोसोफर्स हैं, ये कोई 4th सेंचुरी 2nd सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं. 17th सेंचुरी में पढ़ रहे थे, आज क्यों पढ़े? बहुत रेलेवेंट है आज को समझने के लिए. ओके, सो आई होप आपको इमैनुअल कांट समझ में आया होगा. आप इसको समझिए and try to apply his thoughts in your essays and in your ethics paper. Thank you.